Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and today I am going to start your next, that is the fourth chapter of NCERT for 12th class, named as the moving charge and magnetism, in which we shall cover many topics like what is the magnetic force, magnetic effect of a current carrying conductor, magnetic effect of a current carrying coil, based on two laws, that is Biot-Savart law and the Ampere-Circuital law in this particular chapter and some other topics. So let me start our class of the day, and this is your first lecture of chapter 4 named as the moving charge and magnetism. So be with me till the end of the class. Okay? तो आज का जो हमारा टॉपिक चैप्टर है वो है चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. दिस इज द चैप्टर नेम. ओके, तो चैप्टर 4 एनसीईआरटी एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. इसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आज हमने स्टार्ट किया है, मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है. तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है. अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाई अ नेचुरल मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर. नेचुरल मैग्नेट बेसिकली क्या होती है? नेचुरल मैग्नेट ये क्या है? आयरन ऑक्साइड है और इसका केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 है. सारे लोगों को आई थिंक पता होगा. Fe3O4. तो नेचुरल मैग्नेट इज एन आयरन ऑक्साइड विच इज F, whose formula is Fe3O4. ये ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर होगा जूनियर स्टैंडर्ड से. और तो ये आपको पता है कि इसका मैग्नेटिज्म बहुत वीक होता है, स्मॉल आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर सकती है. सब बातों पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये आपको ऑलरेडी पता है. और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है वो कौन कर सकता है? एक एक्सपेरिमेंट हमने 10th स्टैंडर्ड पे भी रीड किया था. ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जो क्या कहता था? A current carrying conductor produce magnetic field. एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर सकता है? तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में. एक तो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट कर सकती है, और दूसरा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो 10th स्टैंडर्ड पे हमने रीड किया था, जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा जाता है तो वो डिफ्लेक्ट होती है, और जब करंट की पोलैरिटी चेंज की जाती है तो भी वो डिफ्लेक्ट होती है, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन. वो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का था, याद आ गया होगा आपको. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. ओके, अब बात आती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे तो इसके यूनिट यूज करेंगे. रफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं शॉर्ट में मैग्नेट का. मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, जो आपको पता होना चाहिए, और ये है टेस्ला. टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरा सीजीएस यूनिट, जो कि क्या है? गॉस. और इनमें आपस में एक रिलेशन है. 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम. तो ये तो आपके बेसिक्स हैं जो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले पता होना चाहिए. तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. नेचुरल मैग्नेट क्या है? इट इज एन आयरन ऑक्साइड
हैविंग द केमिकल फॉर्मूला Fe3O4। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा स्पेस जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर पाए। और फील करने से यहाँ क्या मतलब है? मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे फील करेंगे? तो सिंपल है, अगर किसी स्पेस में हम कोई मैग्नेटिक नीडल रखते हैं और वो डिफ्लेक्ट होती है तो इट मीन्स देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेस। तो यही मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम फील कर पा रहे हैं बाई द मैग्नेटिक निडल। तो डेफिनेशन पे नहीं जाना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। जनरली जो हमें यहाँ यूज करना था एज एन इंट्रोडक्शन, तो नेचुरल मैग्नेट क्या होती है? एक आयरन ऑक्साइड है जिसका केमिकल फॉर्मूला मैंने लिख दिया Fe3O4। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है अपने चारों तरफ। और जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट्स होते हैं, तो हम दो सिस्टम नॉर्मली यूज करते हैं, FI एंड CGS। तो FI में जो यूनिट है वो टेस्ला है, और जो CGS में जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है वो क्या है? गॉस है। और इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻4 गॉस। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आज हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं क्या है ये। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स किस पे? ऑन अ चार्ज। तो टॉपिक हमारा क्या हुआ? मैग्नेटिक फोर्स ऑन a charge in the magnetic field। जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर क्या फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या अप्लाई होगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बोर्ड पर या पेपर पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो अब देखिए, अगर हम इस तरीके से किसी स्पेस में डॉट बनाते हैं और इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं, तो ये दोनों ही डायग्राम, ये और ये, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बोर्ड और पेपर, अगर आपने पेपर पे बना रखा है। इन डॉट का यहां मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the plane of paper। एक्चुअली मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मुझे लिखना चाहिए perpendicular to the plane of board, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूं क्योंकि आप तो इसको कॉपी पे ही नोट करेंगे पेपर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular to the plane of paper and outward। किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। perpendicular भी है और outward भी है। In this case, when we represent the magnetic field by the cross, जब हम क्रॉस में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? एंड इनवर्ड। तो दो सिचुएशन यहाँ पे देखी। अगर हमने पेपर पे या बोर्ड पे इस तरीके से डॉट बनाए जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आपने डॉटेड से अगर पेपर पे शो कर रखा है तो इसका मीनिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और जब आपने क्रॉस पे शो किया तो इसका मीनिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ। परपेंडिकुलर तो दोनों सिचुएशन में है, बट डॉट से आउटवर्ड और क्रॉस से इनवर्ड। ओके, अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में सपोज किया कि हमने बोर्ड पर एक मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है जिसका डायरेक्शन ये है v। यहां से एक चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विद इट्स वेलोसिटी v।
angle between the velocity vector and the magnetic field vector is theta. Then what should be the force acting on this charge if the charge is q? So चलिए हम पहले इसके कंपोनेंट करते हैं वेलोसिटी के. एक along the magnetic field जो होगा v cos theta और एक perpendicular to the magnetic field v sin theta. तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ कंडीशन क्या है? व्हेन अ चार्ज q इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b विद अ वेलोसिटी v, देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला. वो क्या होगा? इसको आप Fm से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज v एंड b इनटू दिस v sin theta. मीन्स सिंपल सा मीन्स हो गया, चार्ज इनटू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड v sin theta. सो यहां देख सकते हैं द b is vector and this v is vector, so we can write this in vector form. The q is a scalar, it can be written as b cross b. Okay? आपको पता है ना, दो वेक्टर हो अगर a and b, then their cross product is given by av sin theta. So same here, v and b are the vector quantities, then b cross b is again we can write vv sin theta. So this is the, और यूनिट तो आपको पता ही है न्यूटन होगा फोर्स का. तो ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है. किस पे? जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में b वेलोसिटी से मूव करता है. तो यहाँ से तो कंडीशंस हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कब ये फोर्स मिनिमम होगा और कब ये मैक्सिमम होगा. तो देखते हैं कि फर्स्ट इफ थीटा इज 0 हियर, अगर सपोज करिए कि चार्ज पार्टिकल जो था इस डायरेक्शन में ना जाके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करता इसी स्पीड से, तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होता? तो इन दिस सिचुएशन द थीटा बिकम 0. So in this formula QV V sin theta, sin 0 have the value 0, तो the net magnetic force on this charge is 0. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसके पैरेलल मूव करेगा तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा. दिस शुड बी 0. और सेकेंड कंडीशन देखते हैं. इन सेकेंड केस, ठीक है, इफ थीटा इज 90 हियर, अगर ये 90 डिग्री पे ऐसे ट्रेवल किया होता तो द Fm इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन 90. साइन 90 हैव द वैल्यू 1. दिस इज क्यू वी वी. और आपको पता है किसी इक्वेशन में जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू 1 हो जाए तो वो टर्म क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है. तो ये सिचुएशन क्या हुई? ये हुआ मिनिमम और ये हुआ मैक्सिमम. तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी v है उसमें पैरेलल एंटर करता है तो उस पर मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है जो कि 0 होता है, या मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है, आप ये भी बोल सकते हैं. और मैक्सिमम के सिचुएशन में होगा व्हेन द पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस एंगल इज 90 डिग्री. और बाकी एंगल्स के लिए इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा, लाइक 30, 45, 60 डिग्री एंड सम अदर. तो वो तो आप कितने भी केसेस लिख सकते हैं, लेकिन मेन मैंने यहाँ पे दो इशू आपको शो किए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम की पोजीशन. ये तो है मैग्नेटिक फोर्स. सपोज करिए इसी स्पेस में जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होता या किसी भी डायरेक्शन में होता, तब यहां पे जो फोर्स लगता, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तब इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. आपको पता है वो क्या होता है? QE इन वेक्टर फॉर्म. Fe इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? इफ अ चार्ज पार्टिकल इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल्स टू QE इन वेक्टर फॉर्म. द फोर्स इज वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर. दिस इज QE. अब हम एक ही स्पेस में अगर हम दोनों को एज्यूम कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो वेक्टर दो वेक्टर फोर्स यहाँ पे हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हम कैसे यूज करेंगे?
the net force F net is equals to Fe plus Fm. According to superposition law भी हम बोल सकते हैं. तो the net force acting on the charge in a space where the electric and magnetic both fields are exist is Fe and Fm. ये इनका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा. और जब हम वेक्टर फॉर्म करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? दिस इज QE एंड दिस इज QB क्रॉस V. और इसी को हम F नेट को फिर F से रिप्रेजेंट कर लें तो ये Q इज कॉमन एयर E प्लस V क्रॉस V. और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इसको एक हम नया नाम देंगे जिसका नेम होगा, क्या नाम देंगे इसको, इस वाले को लॉरेंज फोर्स. ठीक है, दिस इज सेड टू बी लॉरेंज फोर्स. तो बिल्कुल क्लियर है. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं. जब कोई चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज Q है किसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी B टेस्ला है में B वेलोसिटी से एंटर करेगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा जिसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर पाएंगे QVV sin थीटा और QV क्रॉस B. और ये मिनिमम तब होगा जब ये पैरेलल मूव करेगा और मैक्सिमम कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर मूव करेगा. अगर जिस स्पेस में ये मैग्नेटिक फील्ड है उसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा यूनिट हम रीड कर चुके हैं. F इक्वल्स टू QE होगी. और जब हम इफेक्टिव फोर्स ऑन द चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो इट शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स. तो दे शुड बी एडेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर नोटेशंस. तो दोनों वेक्टर फॉर्म उनका लेना होगा हमें. फॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज गिव्स द रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस फोर्स इज नेम्ड एज द लॉरेंज फोर्स. इसको हम क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स. एंड लॉरेंज इक्वेशन भी बोलते हैं हम इसको, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में जस्ट मुझे 4th चैप्टर में एंटर करना था और आपको इंट्रोड्यूस कराना था. आगे हम बहुत कुछ है इस चैप्टर में, वो भी 1 by 1 डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है. दिस वाज योर लेक्चर फर्स्ट रिलेटेड टू द चैप्टर 4th, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. So I hope you understood. So that's all for today. Now we'll meet in our next lecture, that is the lecture 2 of the same chapter. Till then, enjoy and goodbye.